क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा है आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड। पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आंतरिक व्यापार का मीनिंग समझ लेते हैं। आंतरिक व्यापार क्या होता है? आंतरिक व्यापार का मतलब होता है ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर होता है। दो राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। आंतरिक व्यापार की विशेषताएं देखते हैं। फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। पहला पॉइंट दिया गया है देश की सीमाओं के अंदर होता है। इट्स लिमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। सेकेंड पॉइंट है माल लाने ले जाने के यातायात के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर अवेलेबल फॉर द गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारे मीन्स मतलब साधन हमारे पास होते हैं, जैसे कि साइकिल पे, रिक्शा पे, कार पे, पैदल भी हम ले जा सकते हैं सामान दूसरे। अगर पास में कोई दुकान है तो बसेस हो सकती हैं, ट्रक्स हो सकते हैं, जबकि विदेशों में भेजने के लिए सारी सुविधाएं नहीं होती। थर्ड पॉइंट है केवल चुंगी को छोड़कर माल के प्रेषण के कोई प्रतिबंध नहीं होता। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट ऑक्ट्रॉय। चुंगी को छोड़कर, चुंगी ऑक्ट्रॉय क्या चीज़ होती है? जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ पर बैरियर होता है जहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ता है, इसे ऑक्ट्रॉय कहा जाता है। ये हमें देना होगा दूसरे राज्य में, अन्यथा और कोई प्रतिबंध नहीं होता। चौथा पॉइंट है इसमें भुगतान जो है देश में प्रचलित मुद्रा में किया जाता है। पेमेंट हियर इज मेड इन द करेंसी ऑफ ए कंट्री। विदेशी व्यापार की हम बात करें तो एक देश में एक करेंसी चलती है, दूसरे देश में दूसरी मुद्रा होती है, परंतु आंतरिक व्यापार जब होता है तो एक ही देश के अंदर ही व्यापार है, तो हमारे देश के रुपए जो हैं दूसरे राज्य में भी वही चलेंगे और हमारे राज्य में भी वही चलेंगे, तो मुद्रा सेम होती है। पांचवा पॉइंट है विवाद होने पर देश में प्रचलित कानून लागू होता है। इन केस ऑफ द डिस्प्यूट रूल ऑफ द सेम कंट्रीज आर अवेलेबल। एक ही कंट्री के नियम लागू होंगे दोनों ही व्यापारियों पर अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखें राइट साइड पे ब्लॉक में लाल रंग से हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, किस प्रकार से कार्य करता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्री वाले जो वस्तु को बनाते हैं। उसके बाद आते हैं होलसेलर या थोक के व्यापारी। फैक्ट्री वालों से बहुत बड़ी मात्रा में जो सामान खरीद के ले जाते हैं व्यापारी, उसको होलसेलर या थोक के व्यापारी कहते हैं। ये जो बड़ी मात्रा में सामान ले जाते हैं थोक के व्यापारी, ये आगे जाकर दुकानदारों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं। जो हमारी गली मोहल्ले में, शहरों में छोटे छोटे दुकानदार हमारे घर के पास होते हैं, इन सभी व्यापारियों को फुटकर व्यापारी या रिटेलर्स कहा जाता है। ये थोक के व्यापारी से थोड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। तो रिटेलर के बाद आगे ग्राहक या उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर कंज्यूमर को बेचते हैं। उत्पादक थोक के व्यापारी को थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी को फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता को सामान बेचते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार का वर्गीकरण। कितने प्रकार का आंतरिक व्यापार होता है? तो सबसे पहला है मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। तो पहला आ गया थोक के व्यापारी, दूसरा आ गया फुटकर व्यापारी, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर बड़ी मात्रा में सामान को खरीदते हैं फैक्ट्री से, और फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में सामान को खरीदते और बेचते हैं। बी पॉइंट हमारा है संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। डायग्राम ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तब दिया गया कि संबंधों के आधार पर, तो पहला संबंध हमारा आ गया प्रत्यक्ष व्यापार या डायरेक्ट ट्रेड। प्रत्यक्ष व्यापार या डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग डायग्राम हमने सामने बनाया है, जहाँ पर कि उत्पादक जो होता है सीधा ही ग्राहक को, उपभोक्ता को सामान बेचता है। बीच में थोक के व्यापारी और फुटकर व्यापारी को छोड़ दिया जाता है, जैसे ऑनलाइन व्यापार होता है, तो इसे डायरेक्ट ट्रेड कहा जाता है, प्रत्यक्ष व्यापार। दूसरा अप्रत्यक्ष व्यापार या इनडायरेक्ट ट्रेड। अब इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? जहाँ पर कि सीधा उत्पादक ग्राहक को सामान नहीं बेचता। ये तीन प्रकार का हमारा आ गया। पहला आ गया थोक व्यापारी के माध्यम से, थ्रू होलसेलर्स। उत्पादक जो है थोक व्यापारी को सामान बेचेगा, वो फुटकर व्यापारी को सामान बेचेगा और वो आगे उपभोक्ता को सामान बेचेगा। दूसरा है फुटकर व्यापारी के माध्यम से, थ्रू रिटेल ट्रेड। जब थ्रू रिटेल ट्रेड या फुटकर व्यापारी के माध्यम से होगा तो उत्पादक जो है थोक के व्यापारी को बीच में छोड़ देगा और फुटकर व्यापारी को सामान बेचेगा। फुटकर व्यापारी फिर उपभोक्ता को सामान बेचेगा, ग्राहक को सामान बेचेगा। सी पॉइंट है एजेंट्स के माध्यम से, थ्रू एजेंट्स। उत्पादक न थोक के व्यापारी को सामान बेचेगा। उत्पादकों ने अपने कुछ एजेंट्स रखे होते हैं, कुछ व्यक्ति रखे होते हैं। इन व्यक्तियों का काम होता है ये सिर्फ फुटकर व्यापारियों की दुकान पर भी जाते हैं और सीधा ग्राहकों को जाकर भी सामान बेचते हैं, तो एजेंट के माध्यम से हो गया। उसके बाद में सी क्लासिफिकेशन होती है स्तरों के आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल और द एरियाज। तो स्तरों के आधार पर जो पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट हमारा आ गया स्थानीय स्तर पर, लोकल से लेवल ट्रेड। लोकल लेवल ट्रेड का मतलब यहाँ पर हुआ जब एक गली मोहल्ले शहर में हमारी दुकान है और वहीं के ग्राहक हमारे पास आते हैं। एक गांव या एक ज़िले तक ये व्यापार सीमित होता है।
जैसे कि दूध का व्यापार, फल का व्यापार, सब्जियों का व्यापार इत्यादि, जो स्थानीय उस स्थान विशेष में उगती हैं। सेकंड है राज्य स्तर व्यापार, स्टेट लेवल ट्रेड। एक राज्य की सीमाओं के भीतर जो व्यापार होता है, दो जिलों के बीच में जो व्यापार होता है, ऐसा व्यापार सामान्यतः अनाज, दालों इत्यादि का व्यापार होता है। राष्ट्रीय स्तर का व्यापार, नेशनल लेवल ट्रेड हमारा होता है, जो पूरे देश में दो राज्यों के बीच हो सकता है, देश की सीमाओं के अंदर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल चीनी, कपड़ा, मशीनों का व्यापार हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, होलसेलर या थोक के व्यापारी। अभी हमने पढ़ा होलसेलर के बारे में कि ये सीधा उपभोक्ता से, मतलब निर्माता से सामान को खरीदता है, बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है। सामान्यतः जो ये थोक के व्यापारी होते हैं एक ही वस्तु का व्यापार करते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं सामान्य दुकानदारों की तरह ये नहीं रखते, जैसे कि कपड़े के थोक व्यापारी, लोहे के थोक व्यापारी, गेहूं के थोक व्यापारी इत्यादि। तो डेफिनेशन देखते हैं, एवलिन थॉमस की परिभाषा दी गई है यार, परिभाषा आप लोगों ने याद करनी है। एक सच्चा थोक व्यापारी ना तो निर्माता ही है, ये निर्माता खुद नहीं होता, निर्माता से ये सामान खरीदता है, और ना ही फुटकर व्यापारी, ये फुटकर व्यापारी को सामान बेचता है। ऊपर डायग्राम फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था। ये दोनों के बीच में कड़ी या लिंक का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। निर्माता ने सामान बनाया, थोक व्यापारी ने खरीदा, उसने जाकर आगे रिटेलर या फुटकर व्यापारी को दे दिया। सो एवलिन थॉमस सेज ए ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर ए मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, नॉर ए रिटेलर, रिटेल ट्रेडर भी नहीं है, बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टू। थोक व्यापारी की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ होलसेलर देखें हम। पहला पॉइंट दिया गया, बड़ी मात्रा में माल का क्रय, टू परचेज इन बल्क क्वांटिटी। फैक्ट्री वालों को ऑर्डर दे देता है कि भाई हमारे को 1 लाख साबुन बना कर दे दो, तो बड़ी मात्रा में जैसे ही फैक्ट्री में सामान बना, सारा का सारा सामान इसने खरीद लिया। सेकंड पॉइंट है विशेष वस्तुओं का व्यापार, टू कीप ओनली वन वैरायटी ऑफ गुड्स। ये केवल कुछ ही वस्तुओं का व्यापार करते हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं रखते ये। थर्ड पॉइंट है फुटकर व्यापारियों को विक्रय, टू सेल गुड्स टू द रिटेलर्स। ये वस्तुओं को फैक्ट्री वालों से खरीद करके फुटकर व्यापारी रिटेलर्स को बेचते हैं। फोर्थ पॉइंट है बड़ी मात्रा में पूंजी, कैपिटल इन लार्ज क्वांटिटी। इनको बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये सामान को खरीदते और बेचते हैं। पांचवा पॉइंट है आर्थिक सहायता। सेम पॉइंट है, थोड़ा सा चेंज करके समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फाइनेंशियल हेल्प। आर्थिक सहायता का क्या मतलब होता है? धन की, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसे की मदद करते हैं। कैसे? ये फैक्ट्री वालों को एडवांस में पैसा देते हैं कि ये पकड़ो पैसा और हमारे को इतनी लाख चीज़ें बना करके दे दो। एडवांस में पैसा दे दिया, फैक्ट्री वालों ने उसी पैसे से कच्चा माल खरीदा और उससे वस्तुएं में निर्माण करके दे दी। फिर इन्होंने जो सामान खरीद लिया उसको जाकर फुटकर व्यापारी की दुकान में अपनी गाड़ी में रखा है, अपनी गाड़ी में सामान लिया, जाके फुटकर व्यापारी की दुकान में रखा। उसे पैसे नहीं लिए, फुटकर व्यापारी उसको बोला कि हम नेक्स्ट मंथ आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, तब आपसे पैसे ले जाएंगे, सामान बिक जाएगा। तो इसका मतलब है एक तरफ फैक्ट्री वालों को इन्होंने एडवांस में पैसा दिया, दूसरा फुटकर व्यापारी को भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, वो इनके सामान को ही बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे इनका पैसा लौटा देगा और अपना हिस्सा रख लेगा। 6 पॉइंट है मांग और पूर्ति में संतुलन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या करता है कि बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है निर्माताओं से। निर्माता का मतलब केवल फैक्ट्री वाले नहीं होते, किसान भी होते हैं। ये बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है और उसके बाद में उस सामान को अपने गोदाम में रखता है, स्टोर करके रखता है। बड़ी मात्रा में सामान को बाज़ार में नहीं जाने देता, जितनी डिमांड होती है केवल उतना ही सामान जाने देता है, क्योंकि अगर बाज़ार में इकट्ठा बहुत ज़्यादा सामान चला जाएगा तो वस्तुओं की कीमत जो है घट जाती है। ठीक है, तो जितनी मांग आती है, जितनी डिमांड आती है, उतना उतना सामान ये अपने गोदाम में से निकाल कर सप्लाई करता है, बाकी गोदाम में सुरक्षित रखता है। 7 पॉइंट है वस्तुओं का श्रेणीबंधन और प्रमापीकरण, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। श्रेणीबंधन और प्रमापीकरण के बारे में हम लोगों ने +1 में भी पढ़ा था, यहाँ पर दोबारा से जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा सेब का या आम का बगीचा है, तो थोक के व्यापारी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मैंने पूरा का पूरा ये बगीचा ही खरीद लेना है, उसमें जितने भी फसल लगी हुई है वो सारी की सारी फ्रूट्स वो खरीद लेते हैं, अपनी गाड़ी में भरते हैं और इकट्ठे करके वो अपने गोदाम में ले जाते हैं। उसके बाद वो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, अपने गोदाम में ले जाकर उसको छांटते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा उसको अलग ढेर लगाएंगे, उससे घटिया क्वालिटी, मैं सबसे अच्छी क्वालिटी को बी ग्रेड का ढेर लगाया, ए का ढेर लगाया, उससे घटिया क्वालिटी को बी ग्रेड का ढेर, उससे घटिया क्वालिटी सी, उससे घटिया क्वालिटी का डी का ढेर लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया है कि वस्तु के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। जो एक क्वालिटी का होगा सबसे अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा कीमत पर बिकेगा, उससे घटिया उससे कम कीमत पर, उससे घटिया उससे कम कीमत पर, ऐसे। तो ये जो ग्रुप्स में हमने बांट दिया इसको हम ग्रेडिंग या श्रेणी बंधन कहते हैं, श्रेणी में बांटना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड की वस्तुएं, ए स्टैंडर्ड की वस्तुएं, बी स्टैंडर्ड की वस्तुएं, ये जो बंटवारा किया जाता है, छांटने का काम होता है, ये सभी थोक के व्यापारी अपने गोदाम में करवाते हैं। 8वां पॉइंट है माल का स्टॉक गोदामों में रखना, टू कीप
गुड्स इन गोडाउन। इनके अपने गोदाम होते हैं बहुत बड़े बड़े, और जैसे ही सामान तैयार होता है उसमें गोदाम में ये सुरक्षित रख लेते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते जब तक उसकी डिमांड नहीं आती। 8वां पॉइंट है माल अधिकतर उधार माल बेचना, टू सेल गुड्स मेनली ऑन द क्रेडिट। ये फुटकर व्यापारी को सामान बेचते हैं और उधार पर बेचते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते, सामान बिक जाने पर लेते हैं। 10th पॉइंट है विज्ञापन पर अधिक व्यय, मोर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर निर्माता विज्ञापन नहीं करते तो विज्ञापन जो है थोक के व्यापारी के द्वारा किया जाता है, उसका लाभ जो है वो रिटेलर्स को या फुटकर व्यापारी को होता है। अगला टॉपिक है थोक के व्यापारी के कार्य, फंक्शंस ऑफ द होलसेलर्स। होलसेलर या थोक के व्यापारियों के क्या कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है वस्तुओं का एकत्रीकरण या असेंबलिंग ऑफ द गुड्स। अलग अलग निर्माताओं से ये वस्तुएं खरीद करके लाते हैं और फिर जिसे आवश्यकता होती है उस व्यापारी को ये पहुंचा देते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया वस्तुओं का विकेंद्रीकरण। जब हमने वस्तुओं को इकट्ठे करके लाए थे तो उसे केंद्रीकरण, एकत्रीकरण या असेंबलिंग ऑफ द गुड्स कहा था। अब फैक्ट्री वालों से खरीद करके ले आए, वस्तुओं का विकेंद्रीकरण, डिस्पर्शन ऑफ द गुड्स। अब ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में सामान डाल के ले आते हैं और एक एक छोटे छोटे दुकानदार की दुकान पे जितना उनकी डिमांड है उतना उतना सामान ये बांटते चलते हैं। इसको विकेंद्रीकरण या डिस्पर्शन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है श्रेणी यानी ग्रेडिंग। अभी हमने पढ़ा वस्तु की किस्म, वस्तु का आकार, वस्तु का वजन, उसके अनुसार ये अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग श्रेणी में वस्तु को बांटते हैं। चौथा पॉइंट है अर्थ प्रबंधन, पैसे का इंतजाम करना, फैक्ट्री वालों को पैसा देना, फुटकर व्यापारी को भी उधार सामान देना। पांचवा पॉइंट है यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। यातायात की सुविधा मतलब इनके पास गाड़ियाँ होती हैं और उन गाड़ियों में सामान ले जाते हैं और फुटकर व्यापारी के घर तक पहुँचाते या दुकान तक पहुँचाते हैं। उन्हें फुटकर व्यापारियों को फैक्ट्री वालों तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। 6 पॉइंट है बाजार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्माता जो वस्तु बनाते हैं, प्रोड्यूसर जो वस्तु बनाते हैं, ग्राहकों की डिमांड और रुचि के अनुसार बनाते हैं। जिस चीज़ का डिमांड होगी, जिस चीज़ का फैशन होगा, निर्माता वही चीज़ बनाएगा। पर फैक्ट्री वालों को कैसे मालूम चलेगा कि क्या डिमांड है, किस प्रकार की फैशन, कितनी वस्तु की उत्पादन हमें करना है। तो ग्राहक जो है वो फुटकर व्यापारी के पास आता है, उसे अपनी मांग बताता है और फुटकर व्यापारी थोक के व्यापारी को बताता है और ये थोक का व्यापारी फिर निर्माता से उसी प्रकार की वस्तु को बनवाता है। तो बाजार में से सूचना लेता है, निर्माता को उसके अनुसार ऑर्डर देता है और फिर वो वस्तु बनवाता है। 7 पॉइंट है मूल्य निश्चित करना या प्राइसिंग। वस्तु का मूल्य जो डिसाइड किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। निर्माता ने तो वस्तु बना दी, पर उसके बाद में थोक के व्यापारी को भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा देना है, फुटकर व्यापारी रिटेलर को भी उसके प्रॉफिट का हिस्सा देना है। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा सभी का जोड़ करके आखिर में कितने की वस्तु बिकेगी वो प्राइस ये डिसाइड करते हैं। 8वां पॉइंट है संग्रह करना या स्टोरिंग। इनके पास अपने गोदाम होते हैं, जब तक कि वस्तु बिकती नहीं अपने गोदामों में वस्तु को स्टोर करके रखते हैं। जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग। जैसे ही वस्तु बनी फैक्ट्री में, सारा का सारा सामान इकट्ठा खरीद के उठा के ले आए। कई बार तो इन्होंने एडवांस में पैसा दे देते हैं ये वस्तु बनाने के लिए, और कई बार जैसी वस्तु तैयार हुई सामान उठाया और तुरंत पैसा दे दिया। जब हमने पैसा दे दिया और सामान उठा लिया, इसका मतलब रिस्क जो है वो थोक के व्यापारी का हो जाता है। रिस्क किस चीज़ का है कि जो वस्तु हम लोगों ने बनवा ली, अगर उसका फैशन बदल जाएगा, वस्तु नहीं बिकेगी, तो नुकसान थोक का व्यापारी सहन करेगा। वस्तु का अगर मूल्य गिर जाता है, कम हो जाता है, तो ये नुकसान भी थोक का व्यापारी सहन करेगा। अगर किसी वस्तु की मांग या डिमांड कम हो जाती है तो वो जोखिम भी थोक का व्यापारी सहन करता है। 10th पॉइंट है सूचना देना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ग्राहकों की रुचि क्या है, उसका फैशन क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उसकी सारी की जानकारी ये निर्माता को देता है। 10th पॉइंट है विक्रय प्रशिक्षण या सेल्स ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझे। सेल्स ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि थोक के व्यापारी सीधा ही थोक के व्यापार का बिजनेस शुरू नहीं करते। ये पहले एक बहुत छोटे व्यापारी के रूप में कार्य शुरू करते हैं, धीरे धीरे रिटेलर, फुटकर व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं। और जब इनको कार्य करते हुए काफ़ी अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद ये थोक के व्यापारी का काम शुरू करते हैं। इसका मतलब इन्होंने काफ़ी वर्षों तक कार्य किया, अब ये सामान बेचने जाते हैं फुटकर व्यापारी के पास। तो फुटकर व्यापारी इनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं कि मुझे ये समस्या आ रही है, तो ये अपने अनुभव के आधार पर फुटकर व्यापारी को गाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी ये समस्या आ रही है तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो।